कनाडा में G7 देशों की हाई प्रोफाइल बैठक चल रही है। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें एक टेबल पर हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साइप्रस की 2 दिन की यात्रा के बाद सीधे कनाडा पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक इस ट्रिप को अधूरा छोड़कर वाशिंगटन डीसी लौट जाते हैं। उनके वापस लौटने की वजह उनके ऑफिस ने मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष को बताई, यानी ईरान और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध को, जिसके केंद्र में अमेरिका भी है। ट्रंप के अमेरिका लौटने की वजहों पर अभी चर्चा हो ही रही थी कि ट्रंप ने कनाडा से जाते जाते ईरान को एक बार फिर चेतावनी दे डाली, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 1.5 महीने में कम से कम 14 बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने ही कराया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने एक पोस्ट डालकर ईरान की राजधानी तेहरान को तुरंत खाली करने की हिदायत दी। हालांकि ट्रंप जब G7 देशों की बैठक में भाग लेने के लिए कनाडा आए, तब भी ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष चल रहा था। दोनों के बीच पिछले हफ्ते से ही युद्ध छिड़ा हुआ है और शुक्रवार से दोनों देशों के बीच मिसाइलों, गोलों और ड्रोनों का लगातार और भीषण आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन ट्रंप को बीच बैठक में अचानक ये खतरा कैसे और क्यों महसूस हुआ, समझ से परे है। G7 की बैठक में मौजूद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो ट्वीट कर इस बारे में चुटकी भी ले ली कि ट्रंप शायद इसलिए अचानक वापस चले गए हों क्योंकि उन्हें ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर कराने की जल्दी हो। लेकिन ट्रंप ने उनके इस ट्वीट का उसी अंदाज में जवाब दिया कि वैसा नहीं है जैसा मैक्रों सोच रहे हैं। खैर, ईरान और इसराइल के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। ये संघर्ष दशकों पुराना है, जिसकी जड़ें धार्मिक, भू-राजनीतिक और रणनीतिक हितों में छिपी हैं। इसराइल को लेकर ईरान की नीति हमेशा आक्रामक रही है और ईरान का प्रभाव लेबनान, सीरिया और गजा तक फैला हुआ है। इस बार जब शुक्रवार को इसराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, कई सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया, तभी ईरान ने कहा कि इसकी प्रतिक्रिया बेहद भयानक होगी और फिर अगली रात से ये प्रतिक्रिया दिखने भी लगी। मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमलों से इसराइल के आसमान का रंग बदल गया और कई शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें खंडहरों में तब्दील हो गई हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका, जो खुद को इसराइल का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है, वो खड़ा तो अभी भी इसराइल के साथ ही है, लेकिन इस हमले से खुद को अलग कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रतिबद्धता सिर्फ दोस्ती की वजह से है? नहीं, इसके पीछे तमाम आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य हित छिपे हुए हैं। 2 दशक पहले की घटनाओं को याद करिए। साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था, ये कहकर कि वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी इराक के पास ऐसे हथियार हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही ला सकते हैं। कहा गया कि इनमें कई खतरनाक रासायनिक हथियार भी हैं। बाद में पता चला कि यह दावा झूठा था, लेकिन जब तक ये बात दुनिया को पता चलती तब तक इराक तबाह हो चुका था और सद्दाम हुसैन की सरकार गिर चुकी थी। सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया जा चुका था। अब कुछ वैसी ही भाषा अमेरिका फिर से इस्तेमाल कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। ट्रंप प्रशासन को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो पश्चिम एशिया में उसके प्रभुत्व को चुनौती मिल सकती है। यही नहीं, ईरान को अपने नियंत्रण में रखना भी अमेरिका की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसके तहत चीन और रूस से वो मुकाबला कर सके। इस योजना के तहत वो चीन और रूस जैसे देशों के साथ ईरान के रिश्ते कमज़ोर करने की कोशिश में है, ताकि तेल पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभुत्व बना रहे। दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से आपत्तियां दर्ज कराई जाती रही हैं और ये कार्यक्रम विवादों से घिरा हुआ था। यानी ईरान यूरेनियम संवर्धन अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कर रहा है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को लगता है कि वो परमाणु बम बना रहा है। अमेरिका इसीलिए ईरान के साथ नए सिरे से परमाणु समझौता करना चाहता है। समझौता पहले भी हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए साल 2018 में ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच हुए पिछले परमाणु समझौते से अमेरिका को हटा लिया था, अलग कर लिया था। उन्होंने ईरान पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे ईरान नाराज हो गया था। ट्रंप बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं हुई तो उस पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी, और बातचीत सफल तो हुई भी नहीं, अब बंद भी हो गई है। वहीं G7 शिखर सम्मेलन से डोनाल्ड ट्रंप का अचानक छोड़कर चले जाना बहुत कुछ कहता है, जहां जलवायु संकट, वैश्विक आर्थिक मंदी और चीन की रणनीति पर चर्चा हो रही थी।
इससे एक बात साफ हो गई है कि अमेरिका के लिए पश्चिम एशिया अब भी प्राथमिकता है। वो नहीं चाहता कि ईरान इसराइल युद्ध में उसकी पकड़ ढीली हो। दूसरी बात यह कि G7 देशों के बीच भी मतभेद है। यूरोप चाहता है कि ईरान इसराइल के बीच विवाद को कूटनीति से सुलझाया जाए, जबकि अमेरिका सैन्य विकल्प को प्राथमिकता देता है। अमेरिका का कहना है कि वो इसराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, लेकिन यदि इतिहास पर नजर डालें तो अमेरिका अक्सर ऐसी ही सुरक्षा के नाम पर दखलंदाजी करता है। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, कई देश इसके उदाहरण हैं। इन सभी जगहों पर अमेरिका ने यही तर्क दिया था। इसराइल के हर हमले पर चुप्पी और ईरान की हर जवाबी प्रतिक्रिया पर अमेरिका की चेतावनी उसके दोहरे रवैये को उजागर करती है। इस रवैये से ये स्पष्ट होता है कि वास्तव में अमेरिका इस इलाके में स्थिरता नहीं बल्कि सत्ता के विस्तार की नीति पर काम कर रहा है। दरअसल अमेरिका का रवैया ये बताता है कि वो खुद को वैश्विक चौधरी समझता है, यानी ऐसा देश जो तय करता है कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। आज दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है और एक तरफा दखलंदाजी का समय खत्म हो रहा है। ईरान और इसराइल के बीच छिड़ा युद्ध यदि और लंबा खिंचा तो इसके परिणाम भयावह होंगे। खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता फैलेगी, जिससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। रूस और चीन जैसे देश जिस तरह से ईरान के समर्थन में उतर आए हैं और अमेरिका समेत पश्चिमी देश जिस तरह से इसराइल के पीछे खड़े हैं, उसे देखते हुए इस टकराव के वैश्विक संघर्ष में बदलने की आशंका बढ़ती जा रही है।